नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। इलाके की गश्त से लौटते लौटते सुबह के 4 बज गए थे। थाने में आते ही थाना प्रभारी ने सिपाही को चाय लाने को कहा। पूरी रात गश्त करने की वजह से उन्हें काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए कमर सीधी करने की गरज से वो रेस्टरूम में पड़े बेड पर लेट गए। सिपाही चाय बनाकर लाता है, उसके पहले ही मुंशी ने उनसे आकर कहा, सर अभी अभी मुनिया चौक से वायरलेस संदेश आया है कि गुरु तेग बहादुर नगर की गली नंबर 3 में किसी की हत्या कर दी गई है। चूंकि संदेश साफ नहीं था, इसलिए अधिक जानकारी नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसके बाद चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह ने फोन करके उनसे कहा कि जल्दी से आप घटना स्थल पर आ जाइए। मुंशी अपना काम करके चला गया था। हत्या की जानकारी मिलने पर चाय पीने का होश कहाँ था उन्हें। चाय की बात भूलकर वो उठे और परिसर में खड़ी जीप पर सवार होकर ड्राइवर से मुंडिया चौक की ओर चलने को कहा। मुंडिया चौकी लुधियाना चंडीगढ़ रोड पर मुंडिया गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। सड़क से गांव जाने वाली टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाते हुए थाना प्रभारी की गाड़ी 25 मिनट में मुंडिया चौकी पहुंची। चौकी का मुंशी हेड कांस्टेबल सुखिंदर सिंह चौकी पर ही मिल गया था। उसे साथ लेकर वे घटनास्थल पर जा पहुंचे। चौकी इंचार्ज वरणजीत सिंह और हेड कांस्टेबल हरभजन सिंह वहां पहले ही पहुंच गए थे। जिस घर में वारदात हुई थी उसके सामने काफी भीड़ जमा थी। उन्हीं लोगों के बीच 24-25 साल की एक खूबसूरत औरत दहाड़े मारकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि इसका नाम प्रीति है और इसी के पति की हत्या हुई है। जिसकी हत्या हुई है उसका नाम क्या है? थाना प्रभारी ने सब इंस्पेक्टर वरणजीत से पूछा तो उसने बताया, सर एक नहीं 2 लोग मारे गए हैं। ये महिला रो रही है, इसके पति का नाम विजय कुमार था, दूसरा उसका साथी नरेश था। उसकी लाश ऊपर के कमरे में पड़ी है। एक ही मकान में 2-2 हत्याओं की बात सुनकर थाना प्रभारी चकरा गए। प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। आसपास की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए थाना प्रभारी ने मोहल्ले वालों से घटना के बारे में पूछना शुरू किया। उन लोगों ने बताया कि 2 गोलियां चली थी। उसके बाद प्रीति गली में खड़ी होकर चिल्ला रही थी, मार दिया रे, मेरे पति को गोली मार दिया, पकड़ो, गोली मारकर वो लोग भाग रहे हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर ही लोग बाहर आए थे। थाना प्रभारी उन लोगों से जानना चाहते थे कि गोली मारने वाले लोग कौन थे और कहां से आए थे, उन्होंने दोनों को गोली क्यों मारी, लेकिन इस बारे में आस पड़ोस वाले कुछ बता नहीं सके थे। इस घटना की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को देने के साथ सबूत जुटाने के लिए थाना प्रभारी ने क्राइम टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया। चौकी इंचार्ज वरणजीत सिंह के साथ थाना प्रभारी घटना स्थल और लाशों का बारीकी से मुआयना करने लगे। लगभग 35-40 गज का वो 2 मंजिला मकान था। भूतल पर एक कमरा और रसोई टॉयलेट था, तो ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ एक कमरा और उसके सामने बरामदा बना हुआ था। मारा गया विजय कुमार पत्नी प्रीति के साथ भूतल पर रहता था। ऊपर वाले कमरे में उसका दोस्त नरेश अकेला ही रहता था। वो विजय के साथ ही काम करता था और उसका खाना पीना भी उसी के साथ होता था। विजय कुमार का शव नीचे वाले कमरे पर बेड में पड़ा था। वो 26-27 साल का अच्छा खासा जवान था। उसके सीने पर एक सुराख था जिससे उस समय तक खून बह रहा था। सीने के उस सुराख को देखकर लग रहा था कि हत्यारे ने उस पर एकदम करीब से गोली चलाई है। थाना प्रभारी ने कमरे में एक नजर डाली। कमरे का सारा सामान अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अच्छी तरह मुआयना करने के बाद भी वहां से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हत्यारों तक पहुंचने में मदद मिलती। इसके बाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर वरणजीत के साथ ऊपर वाले कमरे में गए। उस कमरे का हाल भी लगभग नीचे वाले कमरे जैसा ही था। नरेश की उम्र भी 26-27 साल थी। उसके भी सीने में गोली मारकर हत्या की गई थी। कमरे में पड़े बेड के पास ही 3 कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। टेबल पर कांच के 4 खाली गिलास, बियर की 4 खाली बोतलें, एक शराब की खाली बोतल, पानी का जग और एक प्लेट रखी थी जिसमें शायद खाने पीने का कोई सामान रखा गया था। इसका मतलब था कि हत्याएं होने से पहले सबने
एक साथ बैठकर शराब पी थी। थाना प्रभारी के कहने पर वरणजीत सिंह ने वो सारा सामान कब्जे में ले लिया। क्राइम टीम ने भी अपना काम निपटा लिया तो अन्य औपचारिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। इसके बाद थाने लौटकर थाना प्रभारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले का मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। प्रीति का बयान लेने की गरज से उसी दिन दोपहर में थाना प्रभारी उसके घर पहुंचे। सांत्वना देकर उन्होंने उससे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताने को कहा। प्रीति गुरु तेग बहादुर नगर की गली नंबर 3 निहाल सिंह वाली मुंडिया में स्थित मकान में अपने पति विजय कुमार के साथ किराए पर रहती थी। विजय कुमार ने वो पूरा मकान किराए पर ले रखा था। इसी मकान के ऊपर वाले कमरे में उसका दोस्त नरेश रहता था। विजय अपने साथी नरेश के साथ मकानों और ऑफिसों में एल्युमिनियम की खिड़की दरवाजे लगाने का काम करता था। काम न होने की वजह से उस दिन सुबह से ही दोनों घर पर थे। प्रीति एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उस दिन उसकी साप्ताहिक छुट्टी थी, इसलिए वो भी घर पर थी। करीब 3 बजे विजय ने प्रीति से कहा, तुम 2-3 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर वाली अपनी सहेली के यहाँ चली जाओ। बाहर से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे हमें कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। विजय कुमार के कहने पर प्रीति अपनी सहेली के घर चली गई। उसी के साथ विजय और नरेश भी स्कूटर से अपने आने वाले दोस्तों को लेने के लिए समराला चौक की ओर रवाना हो गए। शाम 7 बजे के आसपास प्रीति वापस आई तो ऊपर वाले कमरे में बातचीत और हंसने की आवाजें आ रही थी। प्रीति ने ऊपर जाकर कमरे में झांक कर देखा तो विजय और नरेश के साथ 2 लड़के बैठे थे। सब शराब पीते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। विजय के साथ बैठे उन लड़कों को प्रीति ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर विजय उठा और उसके पास आकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तुम नीचे जाओ और सभी के लिए खाने का इंतजाम करो। प्रीति नीचे आ गई और खाना बनाने लगी। 10 बजे तक उसका खाना बन गया तो वो बेड पर आकर लेट गई, क्योंकि अभी तक ऊपर उन लोगों की महफिल जमी हुई थी। रात करीब 11 बजे विजय ने प्रीति से खाना लगाने को कहा तो उसने खाना लगा दिया। खाना खाकर नरेश और बाहर से आए दोनों लड़के ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए तो विजय और प्रीति नीचे वाले कमरे में लेट गए। नशे में होने की वजह से विजय तुरंत सो गया, लेकिन प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद विजय के दोनों दोस्तों में से एक ने नीचे आकर कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रीति ने सोचा किसी को पानी वगैरह चाहिए, इसीलिए उसने दरवाजा खोल दिया। विजय का वो दोस्त धीरे से अंदर आ गया और कमरे में पड़े बेड पर बैठ गया। खटर पटर की आवाज से विजय की भी आंख खुल गई। दोस्त को देखकर वो उठकर बैठ गया। विजय के साथी ने आंखों से कोई इशारा किया तो विजय ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, प्रीति तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, हमें एक जरूरी बात करनी है। विजय की इस बात पर प्रीति हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है जो आधी रात को होनी है, सुबह नहीं हो सकती। बात करने का ये भी कोई समय है। प्रीति उतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन विजय जिद पर अड़ गया। आधी रात को कोई तमाशा ना खड़ा हो, ये सोचकर प्रीति गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। प्रीति कमरे से बाहर निकली ही थी कि एक धमाका हुआ। वो गोली चलने की आवाज थी। गोली चलने की आवाज सुनकर वो तुरंत लौट पड़ी। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से वो लड़का तेजी से प्रीति को धक्का देकर निकल गया। उसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल देखकर ही वो सारा मामला समझ गई। तभी एक धमाका ऊपर हुआ। उसने ऊपर की ओर देखा तो सीढ़ियों से उसका दूसरा साथी उतर रहा था। दोनों लड़के नीचे मिले और बाहर गली में खड़े उसके स्कूटर को स्टार्ट किया। पीछे वाले लड़के ने प्रीति को पिस्तौल दिखाकर कहा, हम लोगों के जाने तक चुप रहना, अगर शोर मचाया तो तुझे भी गोली मार देंगे। दोनों लड़के उसी के स्कूटर से चले गए। प्रीति असमंजस की स्थिति में किसी भूत की तरह खड़ी होकर ये सब देखती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लड़कों के जाने के बाद वो भागकर कमरे में गई। अंदर की हालत देखकर उसकी सांस थम सी गई। बेड पर उसके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। उसके सीने से खून बह रहा था। ये देख कर के उसके होश उड़ गए। प्रीति चीखती चिल्लाती हुई मदद के लिए ऊपर के कमरे की ओर भागी। हड़बड़ाहट में उसे ख्याल ही नहीं रहा कि ऊपर भी एक धमाका हुआ था। बेड पर पड़ी नरेश की लाश को देखकर उसे धमाके की याद आई। नरेश की लाश उसी तरह पड़ी थी
जिस तरह विजय की लाश पड़ी थी। दोनों लाशें देखकर प्रीति पागलों की तरह मदद के लिए चीखने लगी। प्रीति का चीखना चिल्लाना सुनकर आसपास वाले अपने अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन हत्यारे तो कब के भाग चुके थे। पड़ोसी प्रीति को सांत्वना देने लगे। इतनी जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी ने प्रीति से हत्यारों का हुलिया जानना चाहा तो उसने बताया दोनों की उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। उनकी लंबाई ठीक ठाक थी। उनके सिर के बाल छोटे छोटे थे। प्रीति से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी ने प्रीति के पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया था कि आधी रात को गोलियां चलने की आवाज सुनकर उनकी आंखें खुल गई थी। उसके बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज आई थी। स्कूटर के चले जाने के कुछ देर बाद प्रीति के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो सभी घर से बाहर आकर उसकी ओर दौड़ पड़े। लुधियाना का मुंडिया कला अभी नया बस रहा मोहल्ला था, इसलिए वहां के ज्यादातर प्लॉट खाली पड़े थे, लेकिन ये मोहल्ला सुनसान भी नहीं था। प्रीति जिस गली नंबर 3 के मकान में रहती थी उस गली में कोई भी प्लॉट खाली नहीं था। थाना प्रभारी ने इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह और हेड कांस्टेबल हरभजन सिंह को गुप्त रूप से इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। अब तक की जांच से ये पता चल गया था कि हत्यारे मारे गए लोगों की जान पहचान के थे, लेकिन बाद में जो जानकारियां मिली वो चौंकाने वाली थी। पड़ोसियों ने बताया था कि प्रीति का असली नाम कमलजीत कौर था। पति पत्नी में लगभग रोज ही झगड़ा होता था, लेकिन वे इस झगड़े की वजह नहीं बता सके थे। थाना प्रभारी ने अंदाजा लगाया कि झगड़े की वजह नरेश भी हो सकता था, क्योंकि वो शुरू से ही उन दोनों के साथ रह रहा था। पड़ोसियों ने यह भी बताया था कि विजय और नरेश कोई खास काम धंधा नहीं करते थे, इसके बावजूद उनके खर्चे सही थे। इसका अंदाजा तो उनके घर को देखकर भी लगाया जा सकता था, क्योंकि घर में सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। इसका मतलब ये हुआ कि कहने को वे डोर विंडो फिटिंग का काम करते थे, लेकिन उनका असली काम कुछ और ही था। उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा और खर्च देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वे मेहनत मजदूरी करने वाले सीधे साधे लोग हैं। बहरहाल अब तक थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह की जांच एवं पड़ोसियों से मिली जानकारी से यही नतीजा निकल रहा था कि इस दोहरे हत्याकांड की वजह कहीं न कहीं से अवैध संबंध है, क्योंकि अब तक ये साफ हो गया था कि ये हत्याएं लूटपाट या आपसी रंजिश की वजह से नहीं हुई थी। अगर ये हत्याएं रंजिश की वजह से हुई होती तो हत्यारे प्रीति को भी जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि कोई भी अपराधी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके किए अपराध का कोई चश्मदीद गवाह जिंदा रहे। ये सोचने वाली बात थी कि घर के 2 लोगों की हत्या करके हत्यारे प्रीति को जिंदा क्यों छोड़ गए। ये पता लगाना जरूरी था, क्योंकि इसी के पीछे विजय और नरेश की हत्या का रहस्य छिपा था। इसी बात को ध्यान में रखकर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। थाना प्रभारी कुछ विश्वसनीय और तेज तर्रार पुलिस वालों की एक टीम बनाकर प्रीति के बारे में पता लगाने के साथ अपने कुछ मुखबिरों की भी मदद ली। टीम को मारे गए विजय और नरेश के काम धंधे और उनके चरित्र के बारे में भी पता करने को कहा। आखिर मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। मजे की बात ये थी कि इस दोहरे हत्याकांड का षड्यंत्र रचने वाली खुद प्रीति उर्फ कमलजीत कौर ही थी। थाना प्रभारी के कहने पर सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह प्रीति को थाने ले आए। थाने में उससे पूछताछ शुरू की तो वो उस हर बात से मना करती रही जो पुलिस ने अपने सूत्रों से पता किया था। पुलिस ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तो वो पुलिस को बुरा भला कहने लगी। मेरे पति की हत्या हुई है, आप लोग हत्यारे को ढूंढने के बजाय मुझे ही दोषी ठहराने पर तुले हैं। जब पुलिस को लगा कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है तो पुलिस ने पुलिसिया दाव आजमाने का मन बनाया। पुलिस ने उसे महिला पुलिस जसबीर कौर और सिमरन कौर के हवाले कर दिया। फिर तो थोड़ी ही देर में प्रीति अपना अपराध स्वीकार करके इस दोहरे हत्याकांड की सच्चाई बताने को तैयार हो गई। इसके बाद उसने विजय और नरेश की हत्या के पीछे की जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार से थी। प्रीति उर्फ कमलजीत कौर मूल रूप से हरियाणा के करनाल की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई जोगा सिंह था। माता पिता का नाम बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वे शरीफ सज्जन और इज्जतदार लोग थे। जोगा सिंह और प्रीति दोनों बचपन से उच्च महत्वाकांक्षी और स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। मौज मस्ती में डूबे रहने की वजह से दोनों ही ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके थे, तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपराधियों से संबंध बना लिए और अपहरण, लूटपाट, डकैती और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देने लगे। प्रीति उर्फ कमलजीत कौर अपने भाई जोगा सिंह से 4 कदम आगे थी।
खूबसूरत तो वो इतनी थी कि जिसकी भी नजर उस पर एक बार पड़ जाती उससे हटने का नाम नहीं लेती थी। यही वजह थी कि राह चलते लोगों को पलक झपकते वो अपना दीवाना बना लेती थी। यही वजह थी कि प्रीति के जवान होते ही उसके चाहने वालों की लाइन लग गई थी, लेकिन वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। उसी बीच उसके भाई जोगा सिंह के हाथों एक कत्ल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। माता पिता बहन भाई के कारनामों से वैसे ही दुखी थे, इसलिए उनकी ओर से जोगा की पैरवी का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए प्रीति को ही भाई को छुड़ाने की पैरवी करनी पड़ रही थी। वो हफ्ते में 2 बार उससे मिलने करनाल जेल भी जाती थी। उन्हीं दिनों हरियाणा के जिंद का रहने वाला विजय कुमार भी अपने दोस्त नरेश से मिलने सप्ताह में 2 बार करनाल जेल जाता था। उसी दौरान प्रीति की मुलाकात विजय से हो गई। विजय भी देखने में खूबसूरत था। विजय शकल सूरत और पहनावे से ठीक ठाक तो लगता ही था, ये भी लगता था कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। जबकि सच्चाई ये थी कि वो हरियाणा के एक ऐसे अपराधी गिरोह का सदस्य था जो लूटमार, किडनैपिंग और डकैती आदि से मोटी कमाई कर रहा था। फिलहाल जेल में अपने अपने मिलने वालों का नाम लिखवाकर विजय और प्रीति जेल के बाहर बैठकर मिलाई का इंतजार करते थे। प्रीति सुंदर तो थी ही, विजय खाली समय में उसे ही ताकता रहता था, इसलिए वो भी उससे आंखें मिलाने लगी। परिणाम स्वरूप जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई, तो वे सबसे अलग हटकर एकांत में एक साथ बैठने लगे। जल्द ही दोनों की ये दोस्ती काफी गहरी हो गई। विजय अपने दोस्त नरेश की जमानत की कोशिश कर ही रहा था। प्रीति से दोस्ती के बाद उसने जोगा की जमानत के लिए कोशिश ही नहीं की, बल्कि पैसा भी पानी की तरह बहाया। उसी की कोशिश का नतीजा थी कि नरेश के साथ जोगा को भी जमानत मिल गई। नरेश और जोगा की जमानत हो गई तो विजय और प्रीति का करनाल जेल जाना बंद हो गया। लेकिन अब तक दोनों के संबंध इतने गहरे हो चुके थे कि वे कभी हिसार तो कभी जिंद तो कभी करनाल में मिलने लगे थे। विजय ने प्रीति पर जो एहसान किया था वो उसे कैसे भूल सकती थी। धीरे धीरे वो विजय के इतने करीब आ गई कि घर वालों को बिना बताए ही उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। माँ बाप से तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन बहन का ये कदम भाई जोगा सिंह को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो भी उससे नफरत करने लगा, क्योंकि वो विजय की असलियत अच्छी तरह से जानता था। शादी के बाद कुछ दिनों तक प्रीति विजय के साथ करनाल में रही, लेकिन उसके बाद विजय और नरेश उसे लेकर लुधियाना आ गए। लुधियाना के मुंडिया में किराए का मकान लेकर सभी एक साथ रहने लगे। दरअसल विजय का प्रीति से शादी करके लुधियाना आने की वजह ये थी कि हरियाणा पुलिस, खासकर जिंद पुलिस, विजय और नरेश के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। वे कभी भी एनकाउंटर में मारे जा सकते थे, इसलिए वे लुधियाना भाग आए थे। प्रीति से शादी उसने इसलिए की थी कि पत्नी के साथ रहने पर लोगों को संदेह कम होता है और मकान भी आसानी से किराए पर मिल जाता है। विजय और नरेश अपराधी गिरोह के सदस्य है, ये बात प्रीति को पहले मालूम नहीं थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी। विजय के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, इसके अलावा उसके पास रुतबा भी था। उसके एक बार कहने पर विजय और नरेश किसी को भी गोली मार सकते थे। विजय और प्रीति का दाम्पत्य ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसमें दरार तब आ गई जब विजय को अपने दोस्त नरेश को लेकर प्रीति पर शक हो गया। दरअसल हुआ ये कि एक दिन नरेश जल्दी घर आ गया। खाना खाकर वो प्रीति के पास बैठकर बातें करने लगा। किसी बात पर दोनों हंस रहे थे, तभी अचानक वहाँ विजय आ गया। उसने नरेश और प्रीति की इस हंसी का कुछ और ही नतीजा निकाल लिया। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की सोच कुछ ऐसी ही होती है, क्योंकि जब उन्हें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता तो वे दूसरों पर भला कैसे विश्वास कर सकते हैं। बस उसी दिन से विजय और प्रीति के बीच क्लेश शुरू हो गया। धीरे धीरे ये क्लेश इतना बढ़ गया कि प्रीति विजय से नफरत करने लगी थी। उसी दौरान विजय के घर उसके गिरोह के सरगना सुरजीत का आना जाना शुरू हो गया। सुरजीत, बिट्टू और सोनू डागर का एक ऐसा गिरोह था जिसका आतंक उन दिनों पूरे हरियाणा में था। इनके हाथ इतने लंबे थे कि जेल में रहते हुए भी ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। नरेश और विजय सुरजीत के गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। उसी बीच किसी बैंक को लूटने के चक्कर में सुरजीत कई दिनों तक विजय के घर पर रुका, तो प्रीति की खूबसूरती पर वो रीझ गया। वहां रहते हुए उसने देखा था कि विजय रोज शराब पीकर उसकी पिटाई करता है। प्रीति की परेशानी को देखते हुए एक दिन उसने कहा, प्रीति, अगर तुम विजय को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं गिरोह का सरगना हूँ। विजय और नरेश मेरे गिरोह के सदस्य हैं। मेरे सामने इनकी क्या औकात है। अगर मैं इन्हें अपने गिरोह से निकाल दूं
तो इन्हें सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। प्रीति भी महसूस कर रही थी कि सुरजीत उस पर पूरी तरह से फिदा है। उसकी बात में दम भी था। गिरोह का सरगना वही था। उसने भी देखा था कि किसी की भी हिम्मत उसके सामने बोलने की नहीं होती थी। उसके सामने शेर बना रहने वाला विजय सुरजीत के सामने आंख तक नहीं उठाता था। प्रीति सुरजीत की बात मानकर उसकी झोली में जा गिरी। अब समस्या ये थी कि विजय से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अगर सुरजीत चाहता तो अपनी ताकत के बल पर भी प्रीति को अपने साथ रख सकता था, लेकिन इसमें खतरा था। जोरू के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, सामने से नहीं तो पीछे से विजय वार कर ही सकता था। इसलिए सुरजीत ने सोचा विजय को खत्म कर दिया जाए। जब वो रहेगा ही नहीं तो वार कौन करेगा। विजय से शादी की वजह से जोगा सिंह प्रीति से काफी नाराज था। इसी वजह से प्रीति को भी भाई से नफरत हो गई थी, जिसकी वजह से वो भाई के बारे में कुछ और ही सोचने लगी थी। जोगा सिंह की पैतृक जमीन की कीमत करोड़ों में थी। उस पर उसके अकेले का कब्जा था। जब इस बात का पता सुरजीत को चला तो उसने बहन भाई की नफरत को हवा देकर प्रीति को उकसाते हुए कहा, तुम्हारी करोड़ों की जमीन जोगा सिंह हड़पे हुए है। अगर उसे निपटा दिया जाए तो करोड़ों की वो जमीन तुम्हारी हो सकती है। करोड़ों की जमीन के लालच में प्रीति भाई की हत्या कराने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद वो सुरजीत को लेकर जिंद के सपार गांव में रहने वाली अपनी बहन बलजीत कौर के यहाँ भी गई। उसने भी हामी भर दी, क्योंकि जोगा सिंह ने उसे भी हिस्सा नहीं दिया था। इसके बाद सुरजीत ने जो योजना बनाई उसके अनुसार पहले विजय और नरेश को ठिकाने लगाकर प्रीति को हासिल करना था। प्रीति के साथ आने के बाद उसे जोगा सिंह से प्रीति के हिस्से की जमीन मांगना था। अगर उसने जमीन दे दी तो ठीक, अन्यथा उसे ठिकाने लगाकर पूरी जमीन पर कब्जा कर लेना था। इसके बाद प्रीति को भी ठिकाने लगाकर करोड़ों की उस जमीन पर वो कब्जा कर लेता। इस योजना को अंजाम देने के लिए सुरजीत ने सोनू डागर को साथ मिला लिया। जिस रात विजय और नरेश की हत्या हुई थी उससे एक दिन पहले सुरजीत ने विजय को फोन करके कहा था कि अगर वो लुधियाना में उसके रहने की व्यवस्था कर दे तो थोड़े दिनों के लिए वो लुधियाना आ जाएगा। विजय ने ऊपर वाले जिस कमरे में नरेश रहता था उसी में सुरजीत के रहने की व्यवस्था करके उसने उसे लुधियाना आने के लिए कह दिया। फिर उसी दिन शाम को सुरजीत और सोनू डागर समराला चौक पहुंच गए थे। विजय और नरेश वहां खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। विजय उन्हें साथ लेकर अपने घर पहुंचा। घर जाते हुए रास्ते में उन्होंने खाने पीने की चीजें खरीद ली। घर आते ही महफिल जम गई थी। सुरजीत को देखकर प्रीति खुशी से झूम उठी थी, क्योंकि उसे पता था उस दिन उसे विजय से मुक्ति मिल जाएगी। योजना के अनुसार सुरजीत ने विजय और नरेश को अधिक शराब पिला दी थी। उनकी महफिल देर रात तक जमी रही। रात 11 बजे खाना खाकर सब सो गए थे। 11:30 बजे के बाद सुरजीत उठा और बगल में सो रहे नरेश को गोली मार दी। नरेश को मारकर दोनों नीचे उतरे। नीचे आकर सोनू ने सो रहे विजय को गोली मारकर उसका भी खेल खत्म कर दिया। प्रीति खड़ी तमाशा देखती रही। प्रीति ने सुख और दौलत के लिए अपनी आंखों के सामने पति की हत्या करवाकर खुद को विधवा करवा लिया था। विजय और नरेश की हत्या करके सुरजीत और सोनू विजय के ही स्कूटर से चले गए। उनके जाने के बाद प्रीति ने अपना नाटक शुरू किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रीति को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने सुरजीत और सोनू की तलाश में ना जाने कहां-कहां छापे मारे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है, जिससे मुकदमा चला। हत्या का षड्यंत्र रचने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में प्रीति को 5 साल की सजा हुई। इस समय वो लुधियाना की जेल में अपनी सजा काट रही है। मजे की बात यह है कि सुरजीत और सोनू का पता आज तक नहीं चला है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।